लैंगिक रूप से हमारी सोच समझ बहुत ही अभी आरंभिक स्तर पर भी नहीं है। ऐसे समय में समाज में थर्ड जेंडर को, ट्रांसजेंडर की स्थिति को उनको बताना बहुत मुश्किल काम है। हक पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन केवल बताना, अपनी समस्याओं को रख पाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे समय में मितवा संकल्प समिति जब छत्तीसगढ़ में कोई काम कर रही है और विद्या राजपूत जी इसकी संस्थापक हैं, उन्होंने देश भर में ट्रांसजेंडर की आवाज़ को, उनकी समस्याओं को और उन समस्याओं के समाधान को लेकर काफ़ी काम किया है। जब वे यहाँ बोलेंगी तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी सोच समझ के जाले साफ होंगे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो तमाम CSO हैं जिन्होंने मुझे अवसर दिया, मंच दिया, मेरी क्षमताओं को जाना, मुझे आत्मविश्वासी बनाया, तभी मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ। मैं विकास संवाद की पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस सभा में, इस हॉल में मैं उन सारे आत्मविश्वासी चेहरों को देख रही हूँ, आत्मसंतुष्टि चेहरों को देख रही हूँ, जिन्होंने अपना जीवन, अपना ऊर्जा उस काम में लगाया है जो उनको लगता है कि इस क्षेत्र में काम करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो एक चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन की स्माइल आती है, उस मुस्कुराहट को मैं देख पा रही हूँ। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस 2 दिन के कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनी। और चूँकि यहाँ जो विषय है वो बहुत विशाल है, लाइवलीहुड की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के संघर्ष और उसके परिणाम और उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक जादुई भवन की तरह है जहाँ पे आप घुस रहे हैं और आपको एक अलग अलग प्रेरणा कहानियाँ सुनने को मिल रही है। और स्पेशल मैं सचिन जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस किताब के विमोचन के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं सर से बात ही कर रही थी और मैं उनसे बोली कि जब लोग मुझे, जब मैं किसी गली से गुजरूं तो लोग मुझे बोलते थे कि छक्का जा रहा है, मामू जा रहा है, और सब लोग कहते थे कि लड़का हो के लड़कियों की तरह क्यों बात करते हो, लड़कों की तरह चलो, लड़कों के गेम्स खेलो, लड़कों की तरह रहो, मर्द बनो। तो मेरे पास में ना एक ही सहारा था और वो मैंने सुना था, ये संविधान पे ये बातें लिखी हुई है कि आपको निजता का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको समता का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है। और ये बचपन की वो यादें, वो किताबें, वो कही गई बात इस किताब में है। तो मुझे लगता है ये आने वाली पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए एक आधार है और इससे ही हम भारत की दिशा और दशा तय करेंगे। दूसरी बात, चूँकि मुझे 10 मिनट का ही समय है तो मैं बहुत जल्दी बात करूँगी। ट्रांसजेंडर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन और शरीर अलग अलग होता है। ऐसा लोग सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर से लैंगिक विकलांग है वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर या किन्नर है या हिजड़ा है, पर ये भ्रामक है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन और शरीर अलग अलग है वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस दुनिया पे लड़के के शरीर पे आई, पर मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की ही महसूस की। तो चैलेंजिंग क्या आया, जिस दिन मैंने ये लिबास पहना मेरे घर के रास्ते बंद हो गए, मैं सड़क पे आ गई और सड़क का कल्चर, मेरे साथी पेट चलाने के लिए ताली बजाने लगे, ट्रेनों पे चले गए, सेक्स वर्क करने लग गए, बधाई टोली करने लग गए, और जो शायद नहीं करना चाहिए वो तमाम चीज़ें। और उसके बाद तो इस रूप में आने के बाद घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था उस समय किन्नर एक कमरे में बंद थी। हालांकि वो पूरी ज़िंदगी बंद रहती है, पर उस समय वो घर वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर के दरवाजे तो बंद हैं। क्योंकि मेरे घर वालों को ये पड़ा है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे अगर हमारा 6 फीट का बेटा लड़कियों की साड़ी पहनता है, हमारी 5 फीट की बेटी
अगर लड़कियों की साड़ी और सूट के बजाय अगर वो पेंट शर्ट पहन के मूंछ दाढ़ी में घूमती है तो ये लोगों के डर की वजह से घर वाले हमसे संबंध नहीं रखते। बिना इमोशन सपोर्ट, बिना इकोनॉमिक सपोर्ट, बिना एजुकेशन सपोर्ट, बिना फाइनेंस सपोर्ट हम कैसे इस दुनिया में सफर करेंगे। तो ये है कि हमारे पास जो भी ग्रुप आता है हम उस ग्रुप के साथ में हम एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे शेल्टर भी चाहिए, मुझे फूड भी चाहिए, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो 4 लोग भी चाहिए जिनसे मैं बता सकूं कि मैंने खाना खाया, मैंने ये काम किया, मैं यहाँ रहती हूँ। क्योंकि लोगों के लिए ऐसा है कि मैं अगर किसी के सीट के बगल में बैठ जाऊं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। कई लोग होते हैं, खासकर एनजीओ सेक्टर के लोग तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूं तो वो कंफर्टेबल नहीं है। और फैमिली एक्सेप्टेंस मात्र 5% है। सुसाइड की मैं बात करूं तो 33% लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। उसका रीज़न है मैं कौन हूं और बुलिंग। एक केस है प्रियांशु का, जो उज्जैन का केस है। उज्जैन डीपीएस में पढ़ता था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई फांसी कैसे लगाते हैं, और इसी तरह प्रियांशु के पापा को बात पता चली और प्रियांशु के पापा जब घर पे आए तो देखा कि उसका 10th का बच्चा जो है वो पंखे से लटक गया है। तो ये बुलिंग का असर है। वो बच्चा सिर्फ इतना करता था, मेकअप करके आईलाइनर लगा के यूट्यूब इंस्टाग्राम में फोटो डालता था। तो लोगों ने कहा है नपुंसक है, नामर्द है, इसे जीना नहीं चाहिए, इसके माँ बाप भी ऐसे होंगे, इसके भाई बहन भी ऐसे होंगे, और उसने सुसाइड कर लिया। खुद को ढूंढते हुए हम खो जाते हैं। मैं देखती हूँ कि पूरा शरीर लड़के का है और आत्मा लड़की का है। मैं खुद से जूझती हूँ कि मैं कौन हूँ। आज तो इंस्टाग्राम में है, मैं 1977 की हूँ, और जब मैं ओपन अप का टाइम आया तो वही मतलब 3rd-4th क्लास से ही अपने आप को थोड़ा अलग महसूस कराते थे लोग। तब मैं अलग महसूस करने लगी, तो फिर मुझे लगा कि शायद फाइनेंशियली वीक हूँ या पुअर फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी कक्षाओं में गई, मेरी पसंद लड़कियों की तरह थी और मेरा आकर्षण लड़कों की तरफ था। तब मुझे लगा कि लोगों ने बताया कि मैं गलत हूँ, और अपने आप को लॉक कर दी कि मुझे खुद को एक्सप्रेस नहीं करना है, और मैं एक जेल में चली गई और डिप्रेशन में चली गई। तो और सुसाइडल टेंडेंसी में रहने लगी कि किस तरह मुझे मरना है। एक तरफ तो मैं लड़की बन के जीना चाहती थी और दूसरी तरफ मैं मरना चाहती थी। तो यही कसमी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। 38% लोग की हत्या कर दी जाती है, जिसमें से 8% कम्युनिटी के द्वारा ही कम्युनिटी का मर्डर कर दिया जाता है। आप YouTube खोल के देखिए, गद्दी के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए सुपारी देते हैं। एरिया की लड़ाई होती है, माँ बाप तक मर्डर कर देते हैं। एक मामला है कलकत्ता का, जहां पे एक ट्रांस मैन को, मतलब एक लड़की, बायोलॉजिकली लड़की, जिसको ये फील होता था कि मैं लड़का हूं, तो उसके रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को बोला कि तुम इसके साथ में रेप करो ताकि इसे लड़के का टच मिले और ये एहसास हो कि ये लड़का नहीं लड़की है। और ये चीजें पुलिस तक भी नहीं पहुंचती है। एजुकेशन की बात करूं तो इन अपशब्दों से जो है 60% लोग स्कूल छोड़ देते हैं, मात्र 20% लोग ही हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, और वृद्धावस्था तक कोई एक गिलास पानी देने के लिए भी नहीं होता। और चूंकि इस समाज में हमारी स्वीकारता एक देवदूत के रूप में है, लोग आशीर्वाद लेते हैं, सिक्का लेते हैं, सर पे हाथ रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बोलता कि हमारे साथ जॉब करो, हमारे पड़ोसी बनो, वो नहीं चाहते। और उसके बाद HIV STI की मैं क्या ही बात करूं। HIV और STI जो है वो हमारा चोली दामन का साथ है। हमारा जन्म ही HIV STI से हुआ इस देश में। NACO की टीम ने डिसाइड किया कि जो टारगेटेड ग्रुप है, फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रकर्स और IDU, इनके साथ साथ हम समलैंगिक और ट्रांसजेंडर को भी ऐड करते हैं, क्योंकि उनमें भी HIV का खतरा ज़्यादा है। तो सेक्सुअल एक्सेप्टेंस, सेक्सुअल एक्टिविटी, अकेलापन
और शादी नहीं होने की वजह से मल्टीपल पार्टनर, एनल सेक्स होने की वजह से एसटीआई का ज्यादा खतरा, जिससे एचआईवी आम लोगों से 4 गुना ज्यादा। तो ये पूरा सिचुएशन है। शादी की बात करूं तो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, पर 2 लोग की शादी में 200 लोग को इसलिए बुलाते हैं ताकि उस शादी को मान्यता मिले, सामाजिक मान्यता मिले, 2 परिवारों को स्वीकृति हो। पर हमारी शादी को वो स्वीकृति नहीं मिलती। 2009 में हमने संगठन बनाया जिसका नाम मितवा है, इन्हीं सब चलते। और वो दौर से मैं खुद गुजर रही थी ना, वो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, घर छोड़ के भागना, भाइयों का मार डांट खाना, है ना, लड़कों से अटैचमेंट हो जाना, और वो दिल टूटना, रोना गाना, ये लगातार होता रहा। सोचती थी कि कब बड़ी हो जाऊं, और मैं बस हाउस वाइफ बनना चाहती थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट बनूंगी या समाज में जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करूंगी, वो कभी नहीं सोची थी। बस मेरा घर हो और मेरा पति हो, बस यही चाहती थी मैं। फिर लोगों ने बोला कि खुद का संगठन तैयार कीजिए। मध्य प्रदेश के ही कुछ मेंटोर आए थे और उनमें से एक सर बहुत हैंडसम थे, उनकी बात में दिल से लगा ली। तो उनका कहना था आप खुद का संगठन बनाओ और अपने अधिकारों के लिए बात करो। यहाँ पे आपके लिए डीआईसी है जहाँ पे आप टीवी देख सकते हो और इंफॉर्मेशन की किताबें पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। हम सब चले गए। दूसरे दिन एचआईवी का काउंसलिंग हुआ और हम 25 लोग एचआईवी टेस्टिंग के लिए चले गए। 3 बजे आईसीटीसी से रिपोर्ट मिला जिसमें से 20 लोग एचआईवी पॉजिटिव आ गए। मेरी पूरी दुनिया हिल गई कि मेरे आसपास के सभी लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए। और वहां से फिर मैं होटल इंडस्ट्री छोड़ के एनजीओ सेक्टर में गई, और मैंने कहा ना कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो वो सीएसओ के कारण है, एनजीओ के कारण है। और वहीं से फिर मैं लव कम्युनिटी के सामने बात रखने लगी, उनके मुद्दों को सुनने लगी और हम लोग सरकार से पैरवी करने लगे। 2009 में संगठन बनाने के बाद 2012 में स्पोर्ट्स मीट कराए, और 2012 में ही हम लोगों ने एक किन्नर जन सुनवाई किया जिसमें नालसा, डालसा, सालसा, दूसरे एनजीओस और आर्टिकल 39 मार्ग दिल्ली से जो लीगल इशू पे काम करता है, ये सारे लोग के साथ में एक वर्कशॉप करा और पिटीशन लगा। और 15 अप्रैल 2014 को भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में महिला और पुरुष के अलावा जितने लोग हैं उन्हें तीसरे जेंडर का दर्जा दिया जाता है। और मेरा भारत का कानून ये कहता है कि इस देश में एक ट्रांसजेंडर को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने मर्जी से अपना जेंडर का चयन कर सकती है, एज अ मेल, एज अ फीमेल, एज अ ट्रांसजेंडर। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि जहां शासन पे ट्रंप आते ही अमेरिका में कहता है 2 ही जेंडर है, पर मेरा भारत इतना लिबरल है जहां पे वो तीनों ही जेंडर के लिए व्यवस्था करके रखे हैं। लास्ट 2 मिनट में मैं अपनी बात करूंगी। हम लोगों ने स्पोर्ट्स मीट कराया 2012 में, और उसके बाद स्कूल करिकुलम के 9th और 10th के सिलेबस में जुड़वाया। जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें ट्रांसजेंडर विषय वस्तु को शामिल कराया गया। हर डिपार्टमेंट के साथ में सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी, ट्रांसजेंडर वेलफेयर टास्क फोर्स भी है, और इसके अलावा 2% का आवास आरक्षण दिलाया और 180 लोगों को घर दिलाया। इसके अलावा स्पोर्ट्स पॉलिसी और इंडस्ट्री पॉलिसी भी डेवलप किया। सर्जरी, जो मन और शरीर अलग अलग होता है, इसके लिए जेंडर अफर्मेशन सर्जरी की शुरू की गई। इसके अलावा 13 ट्रांसजेंडर पुलिस में हैं और 9 बस्तर फाइटर्स में हैं। इसके अलावा किताबें, उपन्यास, डॉक्यूमेंट्री और 15 ट्रांसजेंडरों को सामूहिक विवाह करवाया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और निराश्रित निधि अधिनियम में भी ट्रांसजेंडर को शामिल कराया गया। और हम लगातार कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक शेल्टर है जहाँ पे एक फैमिली रहती है, वो हमारा अपना घर है जहाँ से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल्ड करते हैं और नौकरियों पे लगाते हैं। तो टाटा, बाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक जैसे कंपनियों में लोग जॉब कर रहे हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारी एक रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया है और उसका एक बहुत ऐसी घटना है जो भुलाए नहीं भूलती है, वो संक्षिप्त में बताना चाहूँगा।
महाराष्ट्र में एक ट्रांसजेंडर ने तमाम मुश्किलों के बाद में भी सरकारी सर्विस हासिल की, शायद प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की। लेकिन जो जिस तरह से किन्नर में व्यवस्था है कि गुरु को उनको कमाकर ही देना होता है, और कमाकर देने का अर्थ है ताली बजाकर कमाकर देना है, तो उन पर ये दबाव डाला गया कि आप ताली बजाकर ही कमाएंगे। हुआ ये कि वो 10 से 5 की सर्विस करते थे और 5 बजे बाद 8 बजे तक वो चौराहे पर खड़े होकर ताली बजाकर मांग करते थे। ये जब दफ्तर में बात पहुंची तो स्वाभाविक रूप से किस तरह का हैरासमेंट उन्हें झेलना होगा। बात उन्होंने गुरु से करने की कोशिश की कि मैं उस सर्विस से कमाते वहाँ से दे दिया जाए, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ और अंततः उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ी।